क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर है बोर्ड के लिए और प्री बोर्ड के लिए ये पेपर है, क्योंकि प्री बोर्ड में बच्चों यही वाला पेपर आ रहा है 323 BBS। इस कोड का पेपर पूछा जा रहा है। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बोर्ड परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पे बच्चों अनुक्रमांक लिखा होगा, अपना नाम लिख देना, यहाँ रोल नंबर लिखना, यहाँ अपना नाम लिख देना। और बच्चों इसमें आपका जो नागरिक शास्त्र का पेपर है उसका पूर्णांक 100 अंकों का होता है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है और उसके बाद आपको पेपर हल करना है। हल करने के लिए आपको पूरा 3 घंटे मिलेंगे, यानी 3 घंटे हमें आपको पेपर लिख के ख़त्म कर देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित तक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको बच्चों 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और प्री बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो ये पूरा पेपर पढ़ के जाना का पूरा 100% यही वाला पेपर देखने को मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो बच्चों निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का वाला प्रश्न, पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था। बाल्टिक गणराज्य में कौन शामिल नहीं था? जॉर्जिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो जॉर्जिया बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? तो 12 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? तो जापान शामिल नहीं है। सा वाला सही हो जाएगा। ISI किस देश का खुफिया अभिकरण है? तो पाकिस्तान है, यानी कि ISI किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की। आ वाला सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। दा वाला सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है बच्चों, रजाकार का संबंध किस देशी रियासत से जोड़कर देखा जाता है? तो हैदराबाद से जोड़कर देखा जाता है। आ वाला सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है बच्चों, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है? तो नीति आयोग है। सा वाला आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बच्चों, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस दल की सरकार के द्वारा किया गया है? तो कांग्रेस के द्वारा सही किया गया है। आ वाला सही हो जाएगा बच्चों। नवां प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। सा वाला सही हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों में को लागू किया गया? तो 1990 में। सा वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये आपके प्री बोर्ड में यहाँ से 10 में 10 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही सारे MCQs आपको पूछे जाएंगे। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जिनका उत्तर आपको 10 शब्दों में देना होता है। पहला प्रश्न है 11वां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो द्विध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध की दो विशेषताएं हो गई। फिर 12वां प्रश्न है बच्चों, यूरोप के ऐसे दो देशों के नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है। 13वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महासचिवों के नाम बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महासचिवों के नाम है एंटोनियो गुटेरेस और कोफी अन्नान। फिर यहाँ पे आ जाइए, 14वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा और कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, यानी जो कि तत्कालीन अभी पुराना उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ही, जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश का ही भाग है, के चमोली जिले के रैनी गांव से शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे पर्यावरणविदों ने मिलकर चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया। 15वां प्रश्न है बच्चों की, भारत के किन्हों दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नाम बताइए। तो जो दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है वो आपके मुस्लिम समुदाय, ईसाई, सिख और बौद्ध है। ठीक है, यहाँ पे 2 पूछा था, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 16वां प्रश्न है बच्चों, ऐसे दो रियासतों के नाम बताइए जिनका भारत में विलय सैन्य पद्धति से किया गया। तो हैदराबाद और जूनागढ़। इन दोनों का ही विलय किससे हुआ था? सैन्य, यानी कि आर्मी की मदद से किया गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। 17वां प्रश्न है बच्चों की भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में नियोजन के दो मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। फिर बच्चों 18वां प्रश्न है मंडल आयोग के किन्हीं दो सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो मंडल आयोग की दो प्रमुख सिफारिशें थीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरी सरकारियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंड स्थापित करना। फिर यहाँ पे 19वां प्रश्न है भारत एवं चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए। तो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित दो राज्य उत्तराखंड और सिक्किम हैं, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। फिर बच्चों यहाँ पे आ जाइए 20वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा हैं। फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है बच्चों। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का पूछा गया है। या फिर है विश्व के साझी विरासत स्रोत का क्या अर्थ है, तो कोई एक आपको देना है। यहाँ पे दक्षेस वाला है कि दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका के बांग्लादेश में हुई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना ताकि क्षेत्र में शांति समृद्धि लाई जा सके। वहीं विश्व की साझी विरासत का अर्थ उन अमूल प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदाओं से जो किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है और इन्हें संरक्षित करना सभी का साझा दायित्व है, जैसे कि हिमालय, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और विश्व धरोहर स्थल। फिर यहाँ पे 22वां प्रश्न आ जाइए यूरोपीय संघ के लक्ष्यों उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो यूरोपीय संघ का मुख्य लक्ष्य यूरोप में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाना, जिसके लिए यह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता है, एकल बाजार स्थापित करता है, साझा मुद्रा यूरो प्रदान करता है और स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय के क्षेत्र में नागरिकों को एक समान मंच देता है। साथ ही सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए भेदभाव का मुकाबला करता है और पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। फिर आ जाइए 23वां प्रश्न है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण है विकासशील देशों के पक्ष में आर्थिक समानता, व्यापार की शर्तों में सुधार, देशों के विकासशील देशों को पूंजी और तकनीकी का हस्तांतरण, संसाधनों पर संप्रभुता और मौजूदा भेदभावपूर्ण आर्थिक संबंधों को समाप्त कर न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई को पाट सकें, सभी को समान अवसर मिले। फिर बच्चों आ जाइए यहाँ पे 24वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद पहले भारत के सामने आने वाले किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो विभाजन और शरणार्थी समस्या। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। इन शरणार्थियों को भोजन, आश्रय और पुनर्वास देना एक बड़ी मानवीय और प्रशासनिक चुनौती थी। गरीबी और आर्थिक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत एक गरीब और अविकसित देश था, जहां गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कमजोर थी और औद्योगिक आधार भी बहुत छोटा था। 25वां प्रश्न है कि भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों में भाषाई सांस्कृतिक विविधता, केंद्र की नीतियों से असंतोष, क्षेत्रीय विकास की मांग और जातिगत सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय दलों की विफलता और संघवाद का महत्व शामिल है, जिन्होंने स्थानीय पहचान और स्वायत्तता को मजबूत किया, जिससे गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ी और वे राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए। फिर बच्चों आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका है सैन्य गठबंधन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आपको ये तैयार करना है बोर्ड के लिए और प्री बोर्ड दोनों के लिए। 28वां प्रश्न है एक सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकता को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये प्रश्न भी आपको तैयार करना है। 29वां प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता एवं अलगाववाद के विषय में क्षेत्रीय आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये आपको बच्चों तैयार करना है। फिर है आपातकाल में संवैधानिक एवं राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये आपको तैयार करना है। तो इतने प्रश्नों के उत्तर अपने लर्निंग मटेरियल से तैयार कर लीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे कि यह है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अधिकतर मिला जुला रहा है। इस कथन के आधार पर संघर्ष एवं सहयोग के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। फिर अथवा में आपका प्रश्न है कि शीत युद्ध काल में अमेरिका एवं सोवियत संघ के प्रति भारतीय विदेश नीति के मुख्य आधार क्या थे, परीक्षण कीजिए। तो दोनों में से कोई एक आपको अटेंड करना है, कोई अभी एक तैयार कर सकते हैं। 32वां प्रश्न है क्षेत्रीय संगठन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपरिहार्य हो गए हैं। इस कथन के आधार पर आसियान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। या फिर बच्चों आपको अटेंड करना है आपातकाल लगाए जाने के उत्तरदायित्व प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए, नागरिक जीवन पर इसके प्रभाव का आकलन कीजिए। ये आपको, तो इसमें से कोई एक आपको तैयार करना है।
तो ये पूरा आपका पेपर हो गया और यही पेपर आपके प्री बोर्ड में आ रहा है, बोर्ड परीक्षा में भी इसके प्रश्न पूछे जाएंगे।